नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रुक करेंगे 9 बजे 9 रिपोर्टर की ओर, जहां आपको हम तमाम खबरें हमारे रिपोर्टर्स के जरिए बताते हैं। इस खास बुलेटिन में आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम अहम खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में बनी रहेंगी। तो सबसे पहले उन रिपोर्टर से आपको रूबरू करा देते हैं जो तमाम हमारे रिपोर्टर्स जो हैं जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से। तो ये देखिए, सबसे पहले राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा दीपक चौबे भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव मिश्रा भी हमें जानकारी पहुंचाएंगे। संजीव राय ग्राउंड जीरो से हमें तमाम जानकारियां पहुंचाएंगे। आज बिहार में क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर वोट डाले जाएंगे। मदन मोहन वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल झोला अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश सिंह इलाहाबाद से हमारे साथ ही जुड़े हैं। इसके अलावा मनीषा भी हमारे साथ जुड़ी हैं और कमल कुमार भी रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये वो तमाम रिपोर्टर्स हैं, ये तमाम हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो हैं जो खबर सीधे ग्राउंड से आप तक पहुंचाएंगे। तो आज बड़ी खबर क्या कुछ है, सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें अगर, तो आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के शामिल होने की बात कही जा रही है। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में मिशन 2024 की तैयारी की रूपरेखा समेत अलग राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनको लेकर चर्चा होगी। अगले साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले 14 दिसंबर को भी बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई थी। पिछली संसदीय दल की बैठक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में मिली प्रचंड जीत का जश्न मनाया था। पिछली बैठक 14 दिसंबर को संसद भवन परिसर में हुई थी। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के तमाम जो सांसद हैं वो बैठक में शामिल हुए थे। और एक बार फिर से ये बैठक होगी और इस बैठक के जरिए अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन पर रणनीति तय की जाएगी। राजीव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, फटाफट से बताएं, आज की इस बैठक में किन चीजों को लेकर बातचीत होगी, फोकस किस पर होगा? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की आज बैठक है और इस बैठक में जो है भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में जुटी हुई है, तो उसी पर चर्चा होगी। साथ ही 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में है। तो इन राज्यों में कैसे पार्टी। ठीक है राजीव, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से राजीव की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि अगले साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसको लेकर आज बीजेपी जो है चिंतन मंथन करेगी। आगे बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर। आज संसद भवन परिसर में लंच का आयोजन होगा। सभी सांसदों को कृषि मंत्रालय ने लंच पर बुलाया है। सभी दलों के सांसद सामूहिक भोजन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी न्योता दिया गया है। ज्वार, बाजरा और रागी से बने व्यंजन परोसे जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों के सभी सांसदों को कृषि मंत्रालय ने लंच पर आमंत्रित किया है। मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के सभी सांसदों को दोपहर भोजन का न्योता कृषि मंत्रालय ने दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी न्योता दिया गया है। इसके अलावा करीब 800 सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री और नेता इस सामूहिक भोजन में शामिल रहेंगे। सांसदों के भोजन में ज्यादातर ज्वार, बाजरा और रागी से बने व्यंजन परोसे जाएंगे। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज देखिए लंच का जो आयोजन है वो होने वाला है, लेकिन इस परंपरा के पीछे की जो कहानी है उसको थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे। आज कौन कौन जाएगा? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि अगर हम बात करें खास करके जो भारत एक कृषि पर निर्भर देश है और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए पूरे विश्व में 20% का जो आवाक है कृषि उत्पादन क्षेत्र में भारत करता है, चाहे किसी भी फसल की बात करें। तो आज संसद भवन के परिसर में जो दोपहर का भोजन है उसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, जिसमें दक्षिण भारत के भोजन को बनाने के लिए बेंगलुरु से 20 शेफ को बुलाया गया है जो इडली, डोसा तमाम व्यंजनों को तैयार करेंगे। इसके अलावा अगर
अगर हम बात करें इन तैयारियों में, तो आज तकरीबन 800 सांसदों को इस पूरे परंपरागत भोजन में आमंत्रित किया जाएगा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि भारतीय जो खास करके हमारा जो अनाज है, तमाम जो भोजन है, उसको वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान दिलाई जाए। संयुक्त राष्ट्र में भी 2023 तक इसको एक दिवस के रूप में मनाने का फैसला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लिया है। तो इसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए, खास करके ज्वार, बाजरा, कपास, रागी के बने जो व्यंजन हैं, वो आज संसद भवन के जो परिसर के अंदर है परोसे जाएंगे और इस पूरे कार्यक्रम में 800 सांसद उपस्थित होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत कर रहे हैं और इसका न्योता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दिया गया है, वो भी इस भोज के कार्यक्रम में शामिल होंगी। हालांकि अगर हम बात करें इस परंपरागत भोजन की, तो अभी हाल ही पर विदेश दौरे पर जो हमारे विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, वो जब विदेश दौरे पे थे, उन्होंने भी कुछ लोगों को आमंत्रित किया था, जिसमें रागी के बने व्यंजनों को परोसा था। यानी कि अब धीरे धीरे ये एक प्रचलन है और आने वाले दिनों में बिल्कुल तो बहुत खास होगा ये लंच, कुल मिलाकर कहा जा सकता है। गौरव बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने गुजरात की जीत का जश्न मनाने का फैसला किया है। पाटिल 20 दिसंबर को दिल्ली में एक भव्य डिनर दे रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। गुजरात की जीत का जश्न दिल्ली के जिमखाना क्लब में मनाया जाएगा। सीआर पाटिल के इस डिनर में तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी। पाटिल ने खुद फोन करके तमाम प्रमुख अतिथियों को आमंत्रित किया है। इसमें एनडीए के सहयोगी दलों के सांसद भी मौजूद रह सकते हैं। गुजरात में अब तक की सबसे बड़ी जीत सुनिश्चित करने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल इन दिनों सुर्खियों में है और आज वो डिनर पर सबको आमंत्रित कर चुके हैं। कई बड़े बड़े दिग्गज नेता आज दिल्ली में आएंगे और जो जश्न है वो मनाया जाएगा गुजरात की जीत का। गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। गौरव, आज देखिए एक तरफ लंच का आयोजन, दूसरी तरफ डिनर, यानी कि आज कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो नेताओं के लिए बहुत खास दिन होगा। नेताओं के लिए आज पार्टी डे है। बिल्कुल अंशिका, देखिए क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल किया, प्रचंड बहुमत हासिल किया, उसके बाद से तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं, खास करके जीत का जश्न गुजरात में भी मनाया गया। लेकिन राजधानी दिल्ली में इस जीत के जश्न को आज जिमखाना क्लब के अंदर मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज रात्रि भोज का आयोजन किया गया। हालांकि पहले खबर यह थी कि सभी विधायकों को भी इस रात्रि भोज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाना था, लेकिन फिलहाल एनडीए के सभी सहयोगी दलों के सांसदों को इस पूरे रात्रि भोज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे। इसके अलावा सीआर पाटिल, जो कि गुजरात में एक प्रमुख रणनीतिकार की भूमिका में निकल करके सामने आए पूरी जीत के पीछे, वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा गुजरात से आने वाले जो सांसद हैं, इसके अलावा जो मंत्री हैं, उन सभी लोगों को इस रात्रि भोज के कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसमें इस पूरे बात पर मंथन किया जाएगा जिस तरीके से गुजरात में जीत हुई है। इसके अलावा आने वाले दिनों में 9 राज्यों में चुनाव हैं। इस भोजन के कार्यक्रम के दौरान इन बातों पर भी रणनीति बनाई जाएगी। यानी कि आज डिनर पर चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। आज गुजरात विधानसभा का एक दिवसीय सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। सदन में विपक्ष की तरफ से नहीं होगा कोई नेता। आम आदमी पार्टी करेगी कांग्रेस का समर्थन, निर्दलीय विधायक बीजेपी का समर्थन करेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। तो सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आज जो है वोटिंग होगी। आज गुजरात विधानसभा का एक दिवसीय सत्र है और एक दिवसीय सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा ये अभी देखना बाकी है, इसके लिए इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी प्रोटेम स्पीकर के रूप में चयनित किया गया था कुछ दिन पहले ही, जिन्होंने शपथ दिलाई है नए मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को भी। लेकिन अब स्पीकर को लेकर, अब जो है विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आज जो है चुनाव होगा सत्र के दौरान। तो एक दिवसीय गुजरात में जो सत्र है वो चलाया जाएगा, एक दिवसीय सत्र, इसमें निर्णय होगा। मेहुल ज्वाला मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, आज जो है विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, कौन से नाम सामने हैं? कोई इसमें विवाद नहीं है। जैसे शंकर चौधरी जो कि बनासकांठा से चुनाव जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी से, बनास डेयरी में उनका बड़ा योगदान है, बनास डेयरी के चेयरमैन भी हैं। उनको विधानसभा का अध्यक्ष पद सौंपा जाना है और उपाध्यक्ष के तौर पर जेठाभाई भरवाड़ का नाम तय है। कल प्रोटेम स्पीकर ने जो जितने विधायक है 182
181 विधायकों को शपथ दिलाई थी। प्रोटेम स्पीकर खुद मांझलपुर वडोदरा से आ रहे हैं, सबसे उम्र दराज विधायक हैं, 8वीं टर्म उनकी चल रही है। ऐसे में कल प्रोटेम स्पीकर योगेश पटेल ने सारे विधायकों को शपथ दिलवाई। आज जो है सुबह 2 सेशन में ये विधानसभा का केवल 1 दिवसीय सत्र शुरू होगा, जिसमें पहले चरण में तकरीबन 10 बजे विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चुना जाएगा। उसके बाद राज्यपाल के पास कुछ प्रस्ताव गए हैं, वो बतौर बिल के तौर पर लाएंगे और टेबल पर रखे जाएंगे विधानसभा में। कुछ प्रस्ताव पारित होंगे और दूसरे चरण में राज्यपाल के संबोधन पर आभार प्रस्ताव वगैरह की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो झारखंड विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है। सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट। सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार हैं। कल भी सदन में विपक्ष ने हंगामा किया था। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो चुका है। ये सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान हेमंत सरकार अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस दौरान सत्र के हंगामेदार होने के आसार भी हैं। वर्तमान में साहिबगंज के बोरियो में एक पहाड़ी महिला की हत्या कर शव को टुकड़े में काटने के मामले समेत ईडी की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी विपक्ष। तो सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी, लेकिन आज भी सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है चर्चा चाहती है, जवाब चाहती है। और ऐसे में आमने सामने आज सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश, पूरी रणनीति विपक्ष ने बना ली है। आज सदन के हंगामेदार रहने के आसार इसीलिए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाना है। तो झारखंड में हेमंत सरकार आज दूसरा अनुपूरक बजट जो है वो पेश करेगी, लेकिन इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है आज, ये जो अभी चलने वाला है 23 दिसंबर तक लगातार ये सत्र चलेगा। आज 20 दिसंबर है, मैच 3 दिन बचे हैं और आज दूसरा अनुपूरक बजट जो है वो पेश कर सकती है हेमंत सरकार। तो सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज जोरदार हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो सरकार आज पेश करेगी अनुपूरक बजट। सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार है। कल भी सदन में विपक्ष ने हंगामा किया था और आज भी इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि हंगामे के बीच जो अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा वो झारखंड के लिए कितना कारगर होगा, झारखंड के विकास के लिए कितना काम आएगा, इसे अभी देखना होगा। कमल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमल, आज जो है दूसरा दिन है सत्र का, 23 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है, लेकिन लगातार हंगामा देखा जा रहा है। तो इस हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश करना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी ज्वलंत मुद्दा साहिबगंज का है और नियोजन नीति रद्द होने को लेकर के छात्र सड़क पर उतरे हैं, विपक्ष की ओर से भी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनुपूरक बजट जहां तक पेश होने की बात है वो सरकार तो करेगी ही, लेकिन सदन सुचारू रूप से चले यह कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार आक्रामक है, शोक प्रस्ताव के दिन ही जब हंगामा किया गया तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से क्या स्थिति रहेगी। कहीं ना कहीं बाधित होगा, जिस तरह से पहले भी विपक्ष की ओर से बाधित किया जाता रहा है, जिस तरह से आरोप लगाए जाते रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर से, और साहिबगंज घटना को लेकर खासकर इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के विपक्ष खासा आक्रामक है और आज फिर उम्मीद है कि हंगामा होगा और सदन की कार्यवाही बाधित होगी। बहुत शुक्रिया कमल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ज्ञानवापी केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी मामले में लगातार सुनवाई हो रही है और आज भी एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। आज श्रृंगार गौरी मामले में
सुनवाई होगी। वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। मुकदमे को समायोजित करने को लेकर एक याचिका डाली गई है और 4 हिंदूवादी महिलाओं ने ये याचिका डाली है। तो ज्ञानवापी केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 महिलाओं ने याचिका डाली है और समायोजित करने को लेकर याचिका डाली गई है। मदन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मदन, आज क्या कुछ होने वाला है आज की सुनवाई में, क्योंकि इंतजार लंबे समय से इन महिलाओं को है कि आखिर हमें मौका कब मिलेगा शिवलिंग की पूजा करने का, तो आज की सुनवाई कितनी खास होगी? इसका बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज जो है जिला जज की अदालत में जो है आज एक अहम सुनवाई होनी है, जिसमें कि 4 हिंदू महिलाओं के द्वारा जो है एक याचिका डाली गई थी, जिसमें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मामला चल रहा है किरण सिंह के द्वारा एक याचिका डाली गई थी, उसको लेकर के जो है 4 महिला वादी ने जो है जिला जज की अदालत में याचिका डाली कि उस केस को जो है समायोजित किया जाए और इस को जो है एक कर करके जो है सुना जाए। तो जिस पर अगर कहा जाए तो इसमें भी जो है दोनों हिंदू पक्षकार में किरण सिंह और 4 जो अन्य वादी महिला हैं, इनमें एक बार जो है फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों अलग अलग मतलब अपनी उसमें दलील कर रहे हैं। वहीं किरण सिंह के अधिवक्ता का कहना है कि ये जो है केस को बाधित करने के लिए जो है 4 हिंदू महिलाओं ने जो है इस तरह का जो है याचिका डाला है, जिसका उन्होंने न्यायालय में जो है कहा जाए तो आवेदन भी दिया है कि इसको जो है दोनों केस जो है अलग है। सिंगार गौरी का केस अलग है और आदि विशेश्वर जो कहा जाए कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो दोनों अलग है। तो इसको जो है बिल्कुल, और इंतजार करना होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ अहम होने वाला है। बहुत शुक्रिया मदन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिहार निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना जारी है। 18 दिसंबर को 156 नगर निकायों में चुनाव हुआ था। 37 जिलों के 156 नगर निकायों में हुआ था चुनाव। बिहार निकाय चुनाव के पहले चरण की सीटों के नतीजे आज मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। प्रदेश के 37 जिलों के 156 नगर निकाय सीटों की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। पटना, औरंगाबाद, मुंगेर, बक्सर, कैमूर, मुजफ्फरपुर जिले सहित 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायत सीटों के लिए वोटों की गिनती हो रही है। और निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर सभी जिलों को स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। तो बिहार निकाय चुनाव के लिए जो पहले चरण में वोट डाले गए थे उनके वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आज दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। संजीव राय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, नगर निकाय चुनाव यानी कि सेमी रिजल्ट समझा जा सकता है। बिहार की राजनीति में जनता किसे पसंद कर रही है ये निकाय चुनाव से अंदाजा लगाया जा सकता है। आज क्या होने वाला है, क्योंकि आज जो है किस्मत का फैसला हो जाएगा पहले चरण में जहां जहां पर वोट डाले गए थे। बिल्कुल 37 जिलों में 156 नगर निकाय है, जिसमें लगभग 21,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। पटना भी उसमें शामिल है। पटना के कई क्षेत्रों में चुनाव हुआ था और उसके बाद आज जो मतगणना है उससे देखिए बहुत कुछ साफ होगा कि आखिर जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। देखिए बिहार में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप अगर मोहल्ले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर उसको विकास के काम होने चाहिए। नदी है, गली है, सड़क है, सफाई है। तो इस बार देखिए अभी और भी अगले चरण 28 को फिर होना है। तो अब जो अगला चरण होगा उसमें भी लोग जो है प्रचार प्रसार करें। लेकिन ये जो आज मतगणना शुरू हुई है इसमें सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक ये चलेगा और कई सारे रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। तो अब इसमें यही होता है कि क्योंकि देखिए बहुत छोटे छोटे स्तर पर होते हैं तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लोग किसको चुनते हैं। और ये जाहिर तौर पर बिहार बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो निकाय चुनाव होते हैं वो बहुत जरूरी होता है और इससे जनता का मूड और मिजाज पता चलता है। संजीव बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छा गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ गई है। घने कोहरे के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो देश भर में शीतलहर का कहर जारी है। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है, जिसके चलते अभी जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो गई है। मनीषा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है। मनीषा, दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज क्या है? बिल्कुल अंशिका, देखिए दिल्ली एनसीआर में कोहरा छा गया है और ये जो कोहरा है वो एक कुछ दिनों से जैसे निकल जाती थी, गर्मी जब लोग और सर्दियों के लिए काफी ज्यादा
ठीक है मनीषा, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और अभी विजिबिलिटी कम हो गई है। बहुत जरूरी हो तो ही घर के बाहर निकलें और सावधानी बरतें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़।